बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे इंशाल्लाह। कॉपी पेंसिल अपने निकाल लें ताकि आज टॉपिक नंबर 1.2 जो है उसका लास्ट लेक्चर है आप लोगों का। ये लेक्चर टॉपिक 1.2 जितना भी है उसके 3 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, पहले 2 हो चुके हैं और 3rd लेक्चर है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आज वाला जो लेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा समराइज़ करूँ तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल जो उसकी 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक को उन्होंने बेस क्वांटिटीज़, एक को उन्होंने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, एक को उन्होंने प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनकी यूनिट्स की बात की थी कि बेस क्वांटिटी की यूनिट को हम बेस यूनिट्स कहेंगे और जो बेस यूनिट्स का टेबल लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी बात ड्राइव्ड यूनिट्स के ऊपर करेंगे क्योंकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम जो हमारा मेन फोकस होगा आज के लेक्चर में वो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होगा। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं वो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले ही बात की थी कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं। बेस क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने कहा था कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1960 के अंदर 7 क्वांटिटीज़ को आर्बिट्रेरी चूज़ किया और उनको उन्होंने नाम दे दिया ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी क्वांटिटीज़ इन बेस क्वांटिटीज़ से ही मिलकर बनेंगी। बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनने का मतलब क्या है, यानी हम जब बेस क्वांटिटीज़ को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उससे जो क्वांटिटीज़ हमें ऑब्टेन्ड होंगी उन क्वांटिटीज़ को उन्होंने नाम दिया ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का। इस बात को अब यूँ भी समझ सकते हैं। एग्जांपल लिख देता हूँ छोटी सी। जिस तरह ABC 26 लेटर्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना, यानी ABC के 26 लेटर्स हैं। अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कितने वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स कैसे बने हैं, वो इन्हीं लेटर्स को ज्वाइन करने से बने हैं ना। तो बिल्कुल आप ऐसे ही सोचें कि बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी बेस यूनिट्स हैं। इस तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और उनकी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे बनी हैं, जिस तरह आप लोगों ने ABC को आपस में डिफरेंट ऑर्डर से ज्वाइन करते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं ना। इसी तरह जब हम लोग बेस क्वांटिटीज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उससे बेस क्या बनती हैं, यूनिट्स बनती हैं। और जब हम बेस यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो न्यू यूनिट्स बनेंगी दे आर नेम्ड एज ड्राइव्ड यूनिट्स। ये थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में आइडिया रखना है। तो ड्राइव्ड यूनिट्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम यही बोलेंगे कि बेस क्वांटिटी जो होती है उसकी यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट का नाम देंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इसको अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं की यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। इसका बुक में एक टेबल गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस टेबल को देख लेते हैं, फिर हम इससे ऑनवर्ड मूव करते हैं। तो उस टेबल को पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए टेबल ड्रॉ कर दी है। इस टेबल में अगर हम नोट करेंगे ऊपर ड्राइव्ड क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे उस ड्राइव्ड क्वांटिटी का नेम है और फिर उस ड्राइव्ड क्वांटिटी की सिंबल है। अगर उसके दूसरे कॉलम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है SI कोहेरेंट ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर इस ड्राइव्ड यूनिट का नाम लिखा हुआ है और इस तरफ उस ड्राइव्ड यूनिट की सिंबल लिखी हुई है। एक लफ्ज़ आप लोगों ने नया यहाँ पर देखा होगा, कोहेरेंट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो आप इतना याद रख लें कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है इज़ आल्सो कॉल्ड अ कोहेरेंट सिस्टम, यानी FPS, CGS और जो MKS हैं उनका हम कोहेरेंट सिस्टम नहीं कहते। जो सिस्टम इंटरनेशनल है इज़ दिस सिस्टम इंटरनेशनल इज़ आल्सो कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम। अब कोहेरेंट सिस्टम की जो डिटेल है कि इसको कोहेरेंट क्यों कहते हैं और बाकियों को कोहेरेंट क्यों नहीं कहते, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर हम सिस्टम इंटरनेशनल को कंपैरिजन देंगे। ये यूँ समझें कि हम सिस्टम इंटरनेशनल के एडवांटेजेस देखेंगे देन MKS, FPS या आपके पास जो CGS सिस्टम है। तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जब हम एडवांटेजेस या कंपैरिजन देखेंगे SI का विद अदर सिस्टम तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि SI सिस्टम को हम प्रेफर क्यों करते हैं और वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे कि SI सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम क्यों कहते हैं। लेकिन अभी आप इतना माइंड में रख लें कि सिस्टम इंटरनेशनल इज़ अ
कोहेरेंट सिस्टम, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर उस क्वांटिटी का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर उस उसकी यूनिट का नेम लिखा हुआ है और इधर यूनिट की सिंबल लिखी हुई है। बहुत सिंपल सी यूनिट्स हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस एरिया की वजह सिंबल ए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर होती है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम के ऊपर हम 2 यानी स्क्वायर की सिंबल यूज़ कर देते हैं। बहुत आम सी बातें, बस बुक में टेबल बना हुआ है तो मैंने रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्यूबिक मीटर होती है और इसको एम क्यूब से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको हम रीड इस तरह करते हैं जिस तरह स्क्वायर मीटर क्यूब मीटर, यानी पावर को हम पहले पढ़ते हैं और यूनिट को हम यूजली बाद में रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो इसकी सिंबल हम स्मॉल वी से यूजली डिनोट करते हैं। इसको कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए और स्पीड और वेलोसिटी के लिए यूजली हम स्मॉल वी यूज़ करते हैं। स्पीड की यूनिट जो बनती है वो मीटर पर सेकंड होती है, वो आपको आइडिया भी है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S/T होता है ना। तो S की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। इस तरह एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा V डेल्टा टी होता है। डेल्टा V की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड साथ में मिलाएं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लें इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड और ms-2 हम इसको लिख रहे होते हैं। तो बहुत कॉमन सी उसने ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, बस बुक में टेबल है तो मैंने बनाकर आपको जस्ट रिवाइज करवा दी है। तो आपको ये आइडिया हो गया कि ये जो सारी यूनिट्स हैं ये सारी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ये सारी अगर ड्राइव्ड यूनिट्स हैं तो आप इनमें देखें, इसमें भी सारी बेस यूनिट्स आनी चाहिए। देखिए इसमें मीटर आ रहा है, इसमें भी मीटर है, यानी 3 मीटर कंबाइन हुए हुए हैं, उसमें 2 मीटर कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर मीटर और सेकंड कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर भी मीटर और 2 सेकंड कंबाइन हो रहे हैं। तो मीटर सेकंड ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ना मोस्टली में। तो इसका मतलब है कि मीटर और सेकंड तो कौन सी यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं। और जो आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं वो फिर किन से मिलकर बनी होती हैं, बेस यूनिट से मिलकर ही बनी होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और हम देखते हैं, देखिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी जो स्पीड है वो स्केलर है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम लोगों ने इन दोनों की यूनिट बनाई है तो दोनों की यूनिट क्या आई है, सेम आई है। इसका मतलब ये कि जब हम किसी चीज़ की यूनिट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते। देखें ना, वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन भी होगी, स्पीड स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं तो उसके अंदर उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। स्केलर अगर है तो तब भी यूनिट वही है, अगर वेक्टर है तो तब भी यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी। या यूँ आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जो उसकी वेक्टर फॉर्म में यूनिट होगी वही उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी यूनिट होगी। तो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने से उसकी जो यूनिट है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये बात आपकी बुक में लिखी भी हुई है, मैंने आप लोगों के लिए बुक की लाइन भी लिखी है। तब ये बोर्ड में लाइन लिखेंगे, दीज यूनिट्स का मतलब ड्राइव्ड यूनिट्स आर टेकन विदाउट एनी कंसिडरेशन। यानी जब हम ड्राइव्ड यूनिट्स को लेते हैं तो हम कंसिडर नहीं करते, किस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जब हम ड्राइव्ड यूनिट ले रहे होते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। मतलब जो उसकी वेक्टर फॉर्म में यूनिट है वही उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी यूनिट होगी। और माइंड में एग्जांपल आप स्पीड और वेलोसिटी की रख लें, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इन दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये हो कि जो वेक्टर फॉर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी इसकी वही यूनिट होगी। यूनिट्स के अंदर हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर नहीं करते। अब बच्चे ये बात है कि ये बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना, व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसने सिर्फ व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स पूछा हुआ है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखें, ठीक है, उसके बाद आप ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद आप ये वाला टेबल बना दें क्योंकि बुक में टेबल बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन मस्त लिखनी है साथ में, ठीक होगी बात। तो बोर्ड में जब मार्क्स स्कीम बनेगी उसमें 1 नंबर इस डेफिनेशन का होगा, 1 नंबर इस टेबल पूरे का तो नहीं होता, आप इसमें से कोई सी मिनिमम 3 एग्जाम्पल लिखनी होती हैं जब भी किस चीज़ की एग्जाम्पल दें, तो इनमें से कोई सी 3 एग्जाम्पल दे दें, पूरा टेबल बना दें तो बड़ी अच्छी बात है। और साथ में इस लाइन लिखने का 1 नंबर होगा बोर्ड में। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये लाइन अगर इस शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे तो आपका कंप्लीट 1 मार्क्स माइनस हो जाने के चांसेस होंगे।
अब अच्छा हम बात करते हैं प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था इन सारी क्वांटिटीज़ में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आप लोगों ने याद रखना है प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है ना वो टू हैं। एक को हम प्लेन एंगल कहते हैं और दूसरी को हम सॉलिड एंगल का नाम दे रहे होते हैं। इस बात को हम लिख भी लेते हैं। ये बच्चे मैंने आपके लिए लिखा है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉल्ड प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। तो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ दो नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। उनमें से एक को हम नाम देते हैं प्लेन एंगल का और दूसरे को हम नाम दे रहे होते हैं सॉलिड एंगल का। इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो कंबाइंड नाम देंगे दे आर नेम्ड एज प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। अब अगर हम बात करते हैं ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कल मैंने बोला था इजाफी यूनिट्स हैं, क्योंकि ये वाली यूनिट्स जो हैं इनको इजाफी या सप्लीमेंट्री इसलिए कहते हैं कि 1960 में साइंटिस्ट ने उस वक्त ये डिसाइड नहीं किया था कि आइदर ये बेस यूनिट्स का पार्ट है या ये ड्राइव यूनिट्स का पार्ट है। इसलिए उन्होंने उस वक्त इसको नाम दे दिया था प्योरली, इसलिए उस वक्त साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स मीन इजाफी यूनिट्स, क्योंकि उस वक्त तक साइंटिस्ट ये क्लासीफाई नहीं कर पाए थे 1960 के अंदर कि आइदर हम इनको किसका पार्ट बनाएं, बेस यूनिट्स का पार्ट बना दें या इनको ड्राइव यूनिट्स का पार्ट बना दें। तो उस वजह से इन्होंने इसको एक डिसाइड नहीं कर पाए थे, तो एक इजाफी यूनिट्स का नाम दे दिया। एंड इजाफी का मतलब कौन सी यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। खैर अब अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करना चाहें तो जिस तरह बेस यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं, द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। ड्राइव यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं, द यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसकी लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो देखिए बच्चे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी, द यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, यानी जो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी यूनिट्स को हम किसका नाम देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं। प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ भी टू हैं, तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी वो भी आपके पास टू ही होंगी, यानी जितनी क्वांटिटीज़ हैं उतनी ही यूनिट्स हैं। और अगर हम प्योरली जो आपके पास प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, अगर हम उनकी टाइप्स की बात करें तो उनकी दो टाइप्स बनती हैं। फर्स्ट जो उनकी टाइप बनती है दैट इज़ नेम्ड एज रेडियन, उसको हम रेडियन कहते हैं और उसकी सिंबल RAD होती है। दूसरी इसकी जो टाइप बनती है उसको हम स्टीरेडियन कहते हैं और उसकी सिंबल SR होती है। याद रखना है इनके कंप्लीट नेम भी स्मॉल होते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जितनी भी यूनिट्स होती हैं कंप्लीट नेम सबके स्मॉल होंगे, और ये दोनों साइंटिस्ट का नेम नहीं है इसलिए इनकी सिंबल भी किस लेटर में होगी, स्मॉल लेटर में होगी। अब कुछ बच्चे जल्दी में गलती ही करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं या उनसे पूछा जाता है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो मिक्स करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट जब बात करेगा तो रेडियन और स्टीरेडियन यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बात करेगा ना आपके पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो हैं ये क्वांटिटीज़ हैं, ये यूनिट्स नहीं हैं। और इन्हीं की यूनिट्स रेडियन और कौन सी बनती हैं, स्टीरेडियन बनती हैं। अब हम बारी बारी इनका एनालिसिस करेंगे कि रेडियन कौन सी है और स्टीरेडियन कौन सी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात हम कर लेते हैं, फिर हम इनकी आगे फर्दर डिटेल की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों बात मैं यही करना चाह रहा था कि जो 20 CGPM हुई है ना, ये जो 1960 में आपकी हुई थी ना कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको हम बोलते हैं 11th CGPM। ये CGPM क्या चीज़ है इसको देखते हैं। वैसे CGPM जो बनता है ना वर्ड, वो तो ये वर्ड है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है ना कि CGPM, ये वर्ड प्रॉपर बनता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो जो 11th CGPM हुई इसके रिज़ल्ट के तौर पर उन्होंने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 3 टाइप्स बनाई, यानी 11th CGPM जो कि कब हुई है, दोबारा लिख से तो 1960 में। इसके रिज़ल्ट के तौर पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की भी 3 टाइप्स थी एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी कि जो 11th CGPM हुई थी 1960 में, उसके रिजल्ट के तौर पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, नॉट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वर्ड नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट फेस में वर्ड है।
या अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है कि 1960 में जो 11 CGPM हुई है उसके रिजल्ट के तौर पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कौन सी? बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और प्लस हम जो बात कर रहे होते हैं वो साथ में आप लोगों ने लिखनी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स आप लोगों की बनी है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो बात याद रखनी है कि ये बात हुई थी 1960 के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं जो 20 CGPM हुई है, ये जो CGPM हुई है वो 1960 में हुई है, और जो 20 CGPM हुई है वो 1995 के अंदर हुई है। अब CGPM स्टैंड फॉर क्या होता है इसको ज़रा देख लें। ये जो CGPM वर्ड है ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड्स हैं, यानी CGPM फ्रेंच वर्ड्स हैं, और इन फ्रेंच वर्ड्स को आप कुछ इस तरह रीड करते हैं, ये आप खुद ही रीड कर सकते हैं, मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है। कॉन्फ्रेंस, जर्नल, आगे पता नहीं उसने क्या लिखने की कोशिश की है। खैर ये सारे फ्रेंच वर्ड्स हैं, ये आप लोगों का अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने उसके साथ याद भी रखनी है। फ्रेंच वर्ड्स ये सारे जो हैं दे स्टैंड फॉर C, G, P और M। ज़रा देखें ना, यहाँ से उन्होंने C लिया है, यहाँ से उन्होंने ये वाला क्या लिया, G लिया है, और यहाँ से उन्होंने क्या लिया, P वर्ड लिया है, और M वर्ड उन्होंने यहाँ से लिया है। तो ये बनता है CGPM, और हम अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्रीवेटेड फ्रॉम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। आपने एक चीज़ नोट की होगी, बार बार कल भी हम जब बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं, कि जो आपके पास ये वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर फ्रेंच वर्ड्स में लिखे गए हैं। असल में जो एक सिस्टम है ना FPS सिस्टम, वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी जो दोनों सिस्टम है ना, CGS सिस्टम है और MKS सिस्टम है, ये दोनों फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसलिए इसकी जो जितनी भी वर्डिंग हैं या एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं वो सारी फ्रेंच एब्रीवेशन ही यूज़ होती हैं, ठीक है। खैर अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो इस 20 CGPM में उन्होंने जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी ना, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था, जो इजाफी यूनिट्स थी, इन यूनिट्स को दोबारा उन्होंने पार्ट बना दिया ड्राइव यूनिट्स का। इन यहाँ पर चीज़ें चेंज होगी। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस 20 CGPM में इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, जो कि इजाफी यूनिट्स थी, दोबारा पार्ट बना दिया ड्राइव यूनिट्स का। तो इसका मतलब ये कि अब अगर आपका MCQ आता है ना, आफ्टर 20 CGPM देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो हम यही बोलेंगे कि आफ्टर 20 CGPM या आफ्टर 1925 जो यूनिट्स हैं अब उनकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक कौन सी, बेस यूनिट्स, और दूसरी कौन सी, ड्राइव यूनिट्स। तो ये बात मैंने नीचे लिख भी दी है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये कहा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स वर ग्रुप्ड एज ड्राइव यूनिट्स, कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को दोबारा उन्होंने पार्ट बना दिया किसका, ड्राइव यूनिट्स का। तो बच्चों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका MCQ आ जाता है कि आफ्टर 1960 या आफ्टर 11th कॉन्फ्रेंस या आफ्टर 11th CGPM देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, और आपसे पूछता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो हम ये कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स आफ्टर 11th कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगर आपसे पूछता है आफ्टर 20th कॉन्फ्रेंस, तो हम कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो पहले 3 थी, अब कितनी है, 2 हैं, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसको उन्होंने दोबारा पार्ट बना दिया है किसका, ड्राइव यूनिट्स का। बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मैं एक छोटा सा आपसे MCQ पूछता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैंने बच्चों आपके लिए MCQ लिखा है द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमसे पूछते हैं ना नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो हमें तो नहीं पता फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ अब जो हमारे पास हैं वो आपको पता चल गया 2 टाइप्स की हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ आर नो बिकम द पार्ट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और उनकी यूनिट्स भी फिर ड्राइव्ड यूनिट्स का ही पार्ट बन गई हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है ना इनका नंबर कितना है, तो नंबर तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7 हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कितनी हैं, हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ये आप लोगों ने बात ना ड्राइव्ड यूनिट के साथ लिख भी लेनी है कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये पॉइंट उसके साथ मिस हो गया था, उसके साथ लिख दीजिएगा कि ड्राइव यूनिट्स हैज़ नो लिमिट, कि ड्राइव्ड यूनिट्स की कोई लिमिट नहीं होती। तो यू कैन से कि ड्राइव यूनिट्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो जब ड्राइव यूनिट्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट उसके साथ आप लोगों ने उसी के साथ नोट कर लीजिएगा कि ड्राइव यूनिट्स की कोई लिमिट नहीं होती, और ड्राइव यूनिट्स अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट होंगी।
खैर इस क्वेश्चन में उसने पूछा है नंबर कितना है। आप लोग जिस चीज़ से अक्सर बच्चों को लगता है कि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर आपसे पूछता है तो अक्सर बच्चे जो है वो ऑप्शन इसमें 2 चूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तब लेटेस्ट आंसर करना है ना। लेटेस्ट आंसर का मतलब क्या है, आफ्टर 20 CGPM। तो वो याद रखना है 2 इसका आंसर रॉन्ग होगा। इस MCQ का आंसर हम 2 तब चूज़ करेंगे जब इसमें नंबर की बजाय वर्ड टाइप यूज़ होगा या इस नंबर की बजाय वर्ड काइंड यूज़ होगा। यानी अगर ये MCQ यूँ आता है ना, द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ या द काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिर हम ऑप्शन में क्या चूज़ करते, 2 चूज़ कर लेते। लेकिन इसने टाइप या काइंड वर्ड यूज़ करे, ये दोबारा नोट कर लें, टाइप या काइंड बच्चों वर्ड यूज़ करे, तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन में क्या चूज़ करना है, 2 चूज़ करना है। उसने टाइप या काइंड वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने जो वर्ड यूज़ किया हुआ है उसने नंबर वर्ड यूज़ किया है। तो याद रखना है नंबर तादाद को कहते हैं, तो हमें तो नहीं पता कितनी है। अगर वो बेस कहता तो 7 थी, ड्राइव्ड कहता तो इन्फानाइट थी, तो उसने दोनों का कंबाइंड नंबर बोला हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपसे पूछेगा तो फिर ऑप्शन 2 चूज़ नहीं करना। 2 आपको बता दिया है, उस वक्त चूज़ करना है जब टाइप या काइंड वर्ड यूज़ होगा। जब नंबर जैस वर्ड यूज़ करता है तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, इन्फानाइट होगा। एक तो ये कीवर्ड याद रखना है। अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, मैं इसको यूँ कह दूँ, द नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कह दूँ, यानी अगर मैं MCQ यूँ बना दूँ, द नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिर मुझे बताएं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी है। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऑप्शन फिर आपका कौन सा होगा, 7 ऑप्शन होगा। तो मैं इसी MCQ में से डिफरेंट MCQ बनाता जाएगा, आप लोगों ने वो वर्ड्स देखते जाने हैं कि कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी पूछे तो फिर ऑप्शन 7, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पूछे तो ऑप्शन इनफाइनाइट, अगर द टाइप और काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पूछे तो ऑप्शन 2, या अगर आपका ये MCQ आ जाए द टाइप और काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वही वर्ड पूछे द टाइप और काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन 11th कॉन्फ्रेंस, यानी 11th कॉन्फ्रेंस में कितनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिसाइड हुई थी, तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन क्या चूज़ करना है, 3 चूज़ करना है। अगर आपका MCQ आता है ना 11th कॉन्फ्रेंस में या 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी चूज़ हुई थी, तो अगर इसका रेफरेंस है कि टाइप पूछे तो फिर 3, अगर इसके रेफरेंस के बिना टाइप पूछे तो फिर ऑप्शन 2। आप पॉइंट पिक कर रहे होंगे। लेकिन अगर रेफरेंस देकर ही पूछ ले और रेफरेंस के साथ ये बात पूछे द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिसाइडेड इन 11 CGPM, तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो 11 CGPM में डिसाइड हुई थी वो भी तो कितनी है, इनफाइनाइट ही थी, क्योंकि उसमें बेस भी आती हैं, ड्राइव्ड भी आती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती हैं। यूनिट्स की बात कर रहा हूँ ना। इसी तरह अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो बेस क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उन सबको कंबाइन करेंगे तो वो कितनी बनेगी, इनफाइनाइट ही बनेगी। इसका मतलब है कि नंबर का अगर वर्ड यूज़ हो जाए तो नंबर के वर्ड में 11 या 20 वर्ड लिखे हों या ना लिखे हों, आंसर आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। एक बात होगी। और हमने ये भी सीख लिया कि नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऑप्शन 7 होगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ द नंबर ऑफ ड्राइव्ड, इसकी जगह लफ्ज़ लिख दूँ द नंबर ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, तभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ या ड्राइव यूनिट्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो अगर ये MCQ आता है ना द नंबर ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, तो उसका ऑप्शन भी आप लोगों का क्या होता, इनफाइनाइट ही ऑप्शन होना था। ठीक है। या अगर आपका MCQ यूँ आ जाता द नंबर ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, अगर आपसे ये पूछता था द नंबर ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, तो हमने अभी पढ़ा है कि प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी थी, 2 थी। तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन अगेन क्या चूज़ करना है, 2 ही चूज़ करना है। तो अगर आ जाए द नंबर ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, या अगर ये वर्ड भी आ जाए द टाइप और काइंड ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें नंबर वर्ड यूज़ करे या काइंड वर्ड यूज़ करे, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की काइंड या नंबर जो वो सेम ही है और उसका ऑप्शन आप लोगों का 2 होगा। तो ये बच्चे आप जब अपना लेक्चर नोट कर रहे हों तो जितने मैंने MCQ बनाए हैं आप लोगों ने हर MCQs को डिफरेंट नोट करना है, तब आपका सही कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जो हम लोगों ने काफ़ी पाक स्टडी की बातें कर ली, जस्ट लाइक पाक स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे ना, इस कॉन्फ्रेंस में ये हो रहा है, उस कॉन्फ्रेंस में ये हो रहा है। अब हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। और उन 2 टाइप्स में एक जो टाइप है उसको हम रेडियन कहते हैं। बुक में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, उसने R को कैपिटल लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने स्मॉल लिखना है।
सिंबल इसकी RAD होगी और दूसरी जो है वो स्टीरेडियन है और स्टीरेडियन की सिंबल स्मॉल SR होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रेडियन से। रेडियन के बारे में बच्चे आप लोगों ने पहला जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कौन सा होता है? प्लेन एंगल किसी ऐसे एंगल को कहते हैं जो 2 डायमेंशन में बनता है। 2D मीन 2 डायमेंशन और यहाँ डायमेंशन का मतलब एक्सेस है, ठीक है। तो पहली बात याद रखनी कि रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल और प्लेन एंगल ऐसा एंगल होता है जो 2 डायमेंशन में बनता है। हमारे पास जो सबसे सिंपल डायग्राम है 2 डायमेंशन की वो सर्कल है। तो इसको समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करें बच्चे ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है उसको मैं O ज़ूम कर लेता हूँ और इस सर्कल का रेडियस R के इक्वल है, ठीक है। और इस सर्कल में एक बॉडी मूव कर रहा है और बॉडी जो है वो A पॉइंट से मूव करके सपोज करें यहाँ B पॉइंट पर चला गया, यानी बॉडी इस सर्कल में मूव कर रहा है, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक चला गया। ये जो कंप्लीट सर्कल होता है इसकी अगर हम लेंथ को बात करें तो कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, यानी कंप्लीट जो सर्कल है उसकी लेंथ को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब बॉडी अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक गया है तो उसने ये आर्क कवर की है। ये जो आर्क लेंथ ये आर्क किसने कवर की है और इस आर्क की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ कहेंगे और इसको डिनोट यूजुअली हम S से कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आर्क लेंथ के बारे में अब ये भी कह सकते हैं कि आर्क लेंथ क्या चीज़ है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस है। ये मैंने बात की कि यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी मूव करके जा रहा है उसने ये जो कर्व डिस्टेंस कवर किया है इसको हम, ये जो कर्व डिस्टेंस है ना, स्ट्रेट तो नहीं कर्व है, इस कर्व डिस्टेंस की लेंथ को हम आर्क लेंथ कहते हैं। और आर्क लेंथ को हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस। यूँ ये कंप्लीट लेंथ तो क्या चीज़ है? सर्कमफेरेंस है। तो ये जो आर्क लेंथ है इस सर्कमफेरेंस का क्या चीज़ है? स्मॉल सेगमेंट है। अब वो बच्चे कहते हैं कि इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा ना, लेकिन सर्कल 2 डायमेंशन में क्यों है? यानी सर्कल को हम 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं ना। 2 डायमेंशन इसलिए कहते हैं कि इस सर्कल की ना आउटर कोई सरफेस है ना इसकी इनर सरफेस है। यानी ये 2 डायमेंशन का मतलब होता है जो भी चीज़ इस बोर्ड के ऊपर प्लॉट कंप्लीट हो सकती है ना, इसका मतलब है वो 2 डायमेंशन में है। तो जो सर्कल होता है उसकी आउटर और इनर सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह स्फेयर होता है ना। तो अगर स्फेयर को हम बोर्ड पे बनाना चाहें तो उस बोर्ड के ऊपर कंप्लीट स्फेयर आ तो नहीं सकता ना। स्फेयर की जो कुछ पोर्शन होगा वो किधर होगा? आउटवर्ड भी लाई करेगा। तो स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन जो सर्कल है वो 2 डायमेंशन में होता है। तो हम कहते हैं इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल इस साइड के साथ और इधर बनेगा। तो ये वाला एंगल फिर सर्कल में अगर बन रहा है तो ये 3D में नहीं हो सकता है, किस में होगा? 2 डायमेंशन में होगा। तो इस सर्कल में जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि इस एंगल को हम 1 रेडियन कब बोलेंगे, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कब होगा ना। तो इसके लिए आप लोगों ने बात ये याद रखनी है कि अगर ये जो आर्क लेंथ है ना, अगर जो आपकी आर्क लेंथ है या स्मॉल सेगमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस है ये इक्वल टू हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ, यानी अगर आपकी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो जाए तो उस वक्त इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन होगा। तो आप लोगों ने इस बात को यूँ समझ लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करें इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हम ये चाहते हैं कि इसके सेंटर में जो एंगल बने वो 1 रेडियन एंगल बने। तो 1 रेडियन एंगल कब बनेगा? जब इस आर्क की लेंथ भी कितनी हो जाए? 5 सेंटीमीटर ही हो जाए। तो बस सिंपल सी आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर रेडियस की लेंथ इस आर्क लेंथ के इक्वल जब भी हो जाएगी तो उस वक्त इस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन होगा। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके अब हम इस रेडियन को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब देखें मुझे इसकी डेफिनेशन को, डेफिनेशन लिखा है 1 रेडियन इज द एंगल, यानी ये जो थीटा होगा वो कितने रेडियन होगा? 1 रेडियन होगा। यहाँ लिखा है थीटा 1 रेडियन कब होगा? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल से नज़र आ रहा है कि सर्कल क्योंकि 2 डायमेंशन में होता है तो ये जो एंगल होगा ये भी किस में? 2 डायमेंशन में ही होगा। 2 डायमेंशन जितनी भी चीज़ें 2 डायमेंशन में होती हैं ना, ये याद कर लें कि उनका वॉल्यूम 0 होता है, एरिया 0 नहीं होता, उनका वॉल्यूम 0 होता है। तो अगर आपसे बंदा पूछे ना सर्कल का वॉल्यूम क्या होगा तो सर्कल कौन सी फिगर है? 2 डायमेंशन में है तो इसका वॉल्यूम
ज़ीरो होगा। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि हर वो चीज़ जो 2 डायमेंशन में होती है उसका वॉल्यूम ज़ीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए 3rd डायमेंशन होना ज़रूरी है। तो इनकी 2 डायमेंशन होती है, 3rd डायमेंशन ज़ीरो होती है, तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। वॉल्यूम उन चीज़ों का होता है जो 3 डायमेंशन में होती हैं। तो अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो इस तरह भी इस कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। हम बात कर रहे थे 1 रेडियन इज द एंगल, यानी एंगल 1 रेडियन होगा कब, और बनेगा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर में ही एंगल बनेगा। अब अगली बात ज़रा ध्यान सुनिएगा, बाय एन आर्क विद लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहते हैं कि ये वाला एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब आपकी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस वक़्त हम देखिए ना, बाय एन आर्क विद लेंथ, यानी अगर आर्क की जो लेंथ है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, रेडियस ऑफ सर्कल के। तो ये मैं आपको बता रहा था ना, अगर आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो जाए उस वक्त जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसको भी 5 होना चाहिए। अगर कोई बंदा कहता है कि हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो कितनी आर्क लेंथ कवर होगी, तो एंगल 1 रेडियन बनेगा। तो अब अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ को भी कितना, 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो तब आप लोगों के पास जो एंगल होगा दैट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन होगा। अब अच्छा हम 1 रेडियन कैलकुलेट करने का या एंगल का पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि इस एंगल कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों मैंने फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ रेडियंस का कह लें या आप थीटा कह लें। बुक में इसने इसको स्मॉल क्यू से डिनोट किया हुआ है, वैसे थीटा हम यूजुअली कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, तो उसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है। तो नंबर ऑफ रेडियंस या एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा इक्वल टू लिखा हुआ है आर्क लेंथ डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यानी जब आप लोगों ने ये एंगल कैलकुलेट करना हो तो इस एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बनेगा वो आपका आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एस से, और रेडियस ऑफ सर्कल को किससे, आर से डिनोट करेंगे। तो इस फार्मूला से हम सर्कल में बनने वाला जो प्लेन एंगल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फार्मूला तभी हम अप्लाई करेंगे जब ये वाला जो एंगल होगा वो आप लोगों ने हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो ये बात आप लोगों ने अभी पढ़ रहे हैं कि जो बेसिकली एंगल है, जो प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल की जो रेडियन है वो इसकी एसआई यूनिट है ना, यानी जो प्लेन एंगल है रेडियन उसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। और जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूला से अगर हम एस को मीटर में ले रहे हैं, यानी आर्क लेंथ मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, तो आपका जो एंगल आएगा वो किस में आना चाहिए, रेडियन में आना चाहिए। इस फार्मूले से एंगल डिग्री में कैलकुलेट नहीं होता। और ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल, अगर आप कैंसिल आता है ना द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल, तो जो नेचुरल वे है एंगल को मेजर करने का वो डिग्री नहीं है, वो बेसिकली कौन सा है, रेडियन है। देखिए हम लोगों ने एक बहुत सिंपल से मेथड से एंगल मेजर किया है ना इसका, और इस सिंपल मेथड से या इस नेचुरल वे से जो एंगल आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी लाइन याद रखनी है, और ये उसने बुक में भी लाइन लिखी हुई है, तो मैं इस लाइन को आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो देखिए बच्चे मैंने लाइन लिखी कि द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल थीटा इज़ नॉट इन डिग्री बट इन रेडियन। तो ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल क्या होता है, तो आप लोगों ने रेडियन चूज़ करना है, डिग्री चूज़ नहीं करना। और दूसरा अगर आपसे पूछता है कि एसआई यूनिट कौन सी है, तो एंगल की जो एसआई यूनिट है वो आप लोगों ने याद रखनी है, रेडियन है। वैसे आप इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लें कि एंगल की वैसे काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, यानी एंगल की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एंगल की एक यूनिट जो होती है वो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी है, रेडियन। तो रेडियन तो एंगल की कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। एक एंगल की और यूनिट अभी हम लोग सुन रहे हैं वो है आपके पास डिग्री है। आगे चलकर हम इसकी एक और यूनिट पढ़ेंगे वो रेवोल्यूशन है। तो ये याद रखना है कि एंगल की यूनिट रेडियन भी होती है, एंगल की यूनिट डिग्री भी होती है, एंगल की यूनिट रेवोल्यूशन भी होती है। मैथ में और भी एंगल की यूनिट यूज़ करते हैं, वो एंगल की यूनिट मिनट भी यूज़ करते हैं। ये जो सिंगल लाइन होती है ना, ये मिनट को शो कर रही होती है, और एंगल की वो यूनिट वहाँ पर सेकंड भी यूज़ होती है। ये इसमें डबल लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन का मतलब मिनट और डबल लाइन का मतलब सेकंड। तो ये वैसे आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि अगर पूछे ना एंगल की यूनिट कौन सी होती है, तो रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन, मिनट, सेकंड, ये सब एंगल की यूनिट हैं। हाँ अगर आपसे पूछता है कि इसकी एसआई यूनिट कौन सी है, तो एसआई यूनिट एंगल की जो है वो कौन सी है, रेडियन है। इनकी बच्चों जो डेफिनेशन, डिग्री क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 मिनट को कैसे डिफाइन करेंगे,
1 सेकंड को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जाकर पढ़ेंगे। वहाँ मैं इन सारी यूनिट्स को डिफ़ाइन करूँगा कि डिग्री क्या होता है। वहाँ पर आपको ये लाइन ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल, डिग्री क्यों नहीं है और रेडियन क्यों है, क्योंकि डिग्री को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि ईजी डेफिनेशन किसकी है, रेडियन की डेफिनेशन बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू किससे, डिग्री के। तो ये सारी बातें फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 में जाकर करेंगे। अभी बस आप इनको एज एन इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लें। एक छोटी सी बात और जो बहुत बड़ी गलतफहमी है बच्चों को, वो ये समझते हैं शायद एंगल की यूनिट जो डिग्री और मिनट है ना, सॉरी जो मिनट और सेकंड है, वो ये समझते हैं ये जो क्लॉक के मिनट और सेकंड है, ये मिनट और सेकंड और क्लॉक के मिनट और सेकंड डिफरेंट है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये इंशाल्लाह फिर हम जाके चैप्टर नंबर 5 में इस पर बात करेंगे। अब अच्छा हम बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्योंकि दोनों यूनिट्स हैं एंगल की, डिग्री भी एंगल की यूनिट है, रेडियन भी एंगल की यूनिट है, तो इन दोनों का आपस में लिंक क्या है। एक चीज़ सबको याद है क्योंकि हम मैट्रिक में पढ़ कर आए हुए हैं कि अगर मैं आपसे पूछूँ नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ डिग्रीज होंगे, तो आपको सबको याद है कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। इस बात को आप लिख लें। तो हम बात करें कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ रेडियन कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस सर्कल की आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ रेडियंस का फार्मूला लिखते हैं। ये नंबर ऑफ रेडियंस का फार्मूला वही है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, लेकिन अब हम नंबर ऑफ रेडियंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिग्री तो हमें पता है 360 डिग्री है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ रेडियंस कितने होंगे इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर्क लेंथ, लेकिन आर्क लेंथ एक छोटा सा सेगमेंट है ना, यानी उस सर्कमफेरेंस का स्मॉल सेगमेंट है। हमें ये चाहिए नंबर ऑफ रेडियंस चाहिए इस कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन में, तो हमें जो आर्क लेंथ पुट करनी पड़ेगी वो ये वाली आर्क लेंथ तो पुट नहीं करनी पड़ेगी ना, हमें कंप्लीट रेवोल्यूशन की लेंथ चाहिए। और इस कंप्लीट रेवोल्यूशन में इस सर्कल की जो लेंथ बनेगी उसी लेंथ को तो हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। तो अगर यहाँ लिखा हो ना नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो आप लोगों ने इस कंप्लीट सर्कल की लेंथ यहाँ लिखनी है, यानी आर्क लेंथ तो क्या है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ किसका, सर्कमफेरेंस का। तो अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन आ जाए तो यही आर्क लेंथ जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, फिर सर्कमफेरेंस की इक्वल हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिखते हैं या रेडियस भी लिखते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम इसी की ही बात कर रहे होंगे। अब सब बच्चों इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर सर्कल का रेडियस r हो तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। रेडियस r हो तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होगा। रेडियस को नीचे r से डिवाइड कर दें, ये r से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 2π आ जाएगा। आपको पता है इस फार्मूला से जो भी एंगल कैलकुलेट होता है उस एंगल को हम किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2π रेडियन हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में अगर वो रेडियन की बात करता है तो कितने रेडियन होंगे, 2π रेडियंस होते हैं, ठीक। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में है और ये भी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये बच्चे आपको बनेगा नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशंस एंड नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों में आप लोगों ने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की हुई है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2π, इसमें अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ डिग्रीज लिखे हुए तो नंबर ऑफ डिग्रीज अगर हैं, इस चीज़ को भी दोबारा ठीक करके लिखना, तो आपके जो नंबर ऑफ डिग्रीज बन रहे हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो आपके पास बनेंगे 360 डिग्री, और नंबर ऑफ रेडियन जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में है वो 2π रेडियन होंगे। तो यहाँ से अगर हम बच्चे 1 रेडियन का रिलेशनशिप बनाना चाहें, मैं 2 रिलेशनशिप बनाता हूँ, बुक में सिर्फ 1 रेडियन का बना हुआ है। अगर हम यहाँ से 1 रेडियन का रिलेशनशिप बनाना चाहें तो 2π इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा।
तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा। एक MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये MD कैट में 2-3 दफ़ा MCQ आ चुका है। इसको अगर हम इससे कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 180, तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री ओवर पाए। ये आपके MD कैट के एग्ज़ाम में 2 दफ़ा MCQ आ चुका है कि 1 रेडियन किसकी इक्वल होगा, तो आप लोगों ने ऑप्शन में चूज़ करना है 180 डिग्री ओवर पाए। हमारी बुक में इसने इसको फर्दर सॉल्व किया हुआ है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू आपको पता है सिस्टम इंटरनेशनल में 3.14 होती है। अगर ये 3.14 है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये उसने हमारी बुक में प्रूव किया हुआ है कि 1 रेडियन जो है वो किसकी इक्वल होगा 57.3 डिग्री की इक्वल होगा। या अगर आप इस पर अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन किसकी इक्वल होगा 57 डिग्री की इक्वल होगा, अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो ये बच्चों आप लोगों का अब इसमें पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा। एक तो जो बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, वो आपसे ये कह दे कि इस चीज़ को प्रूव करके दें कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री है, तो ये इसका कॉमन क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से फिर आप लोगों ने इसका स्टार्ट लेना है कि नंबर ऑफ़ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन लेंगे, इस डायग्राम को भी स्केच कर देंगे, इस तरह प्रूव कर देंगे कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री की इक्वल होगा। मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ MCQ के लिए। हमारी बुक में खैर उसने यहीं तक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बच्चों 1 डिग्री निकाल लूँ, अगर मैं 1 डिग्री का आंसर निकालूँ, ये MCQ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ करवा रहा हूँ। 1 डिग्री को उसी साइड पे रहने दें, 57.3 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन ओवर 57.3, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0.0174 रेडियन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा MCQ आपका बन गया कि अगर आपसे पूछे ना 1 रेडियन किसकी इक्वल है 57.3 डिग्री और 1 डिग्री किसकी इक्वल है 0.0174 रेडियन की इक्वल होगा। तो बुक में जब पेपर में कभी आ जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो यही बातें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है, और यहाँ तक लिखेंगे। अब इस तरफ जो मैं एक्स्ट्रा बात लिखने लगा हूँ, ये वाली जो बातें हैं ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, ये आप लोगों ने सिर्फ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही याद रखनी है। थ्योरी का पार्ट बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और एक ये आ सकता है, तो इन दोनों का आंसर हो चुका है। वो एक्स्ट्रा बात है, अगर उसके बारे में पूछेगा तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस एक मैंने मेन बात करनी है कि आप लोगों ने 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री बना लूँ, 1 डिग्री बना लें तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय हो जाएगा 360 नंबर आएगा, डिग्री तो उधर छोड़ आया ना ये, इसको इससे कैंसिल करें तो 180, तो 1 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। इसी को मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया था तो आपके पास 0.0174 रेडियन बना है। असल में जब ये MCQ आता है ना, क्योंकि मैंने बताया ना MD कैट के पेपर में ये MCQ आया हुआ है, एक साल ये वाला MCQ भी आया हुआ है, तो अक्सर बच्चे इसमें मिक्स हो जाते हैं क्योंकि उसमें 180 बाई पाई आता है, उसमें पाई बाय 180 आता है। तो इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत को नहीं ऊपर किसने आना है और नीचे किसने आना है, इन दोनों में से जब भी कोई MCQ आए आप सिर्फ ये इक्वेशन माइंड में रखें। अगर आपको ये इक्वेशन पता होगी तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकते हैं कि अगर वो रेडियन की फॉर्म में पूछता है तो इसको इधर लाकर डिवाइड कर दें, अगर डिग्री की फॉर्म में पूछता है तो उसको उधर लेकर डिवाइड कर दें, तो फिर आपको ये 180 वाली जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों इस सारी बात का अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि कंक्लूजन इस सारी डिस्कशन का क्या था। तो कंक्लूजन बच्चे हम कुछ यूं ड्रा कर सकते हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे 2 पाई रेडियन होंगे, और पाई की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 3.14, तो यहाँ से मैं 3.14 पुट कर दूँ तो कितना बन जाएगा 6.28 रेडियन होगी। तो एक ही बात है ना, हम ये कहें कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में रेडियन 2 पाई भी होंगे और 6.28 भी होंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होगी। या अगर हम इसको डिग्री में लिखें तो कितने डिग्रीज होंगे 360 डिग्री बनेंगे। तो एक ही बात है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन भी होते हैं, 360 डिग्री भी होते हैं और 6.28 रेडियन भी होंगे। अब अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें, ये आप लोगों ने MCQ के लिए बातें अब याद रखनी है। अब अगर आपका MCQ आता है ना 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 2 पाई रेडियन भी ठीक है, 6.28 भी ठीक है और 360 डिग्री भी ठीक है। अब अगर हम बच्चों ये चीज़ देखें ना कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एंगल की डिफरेंट यूनिट्स लिखी थी
और अगर आपसे पूछता है कि उनमें से लार्जर यूनिट कौन सी है और स्मॉलर यूनिट कौन सी है, तो उसका मैं ऑर्डर आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए एक रिलेशनशिप इसका लिख दी है। तो एंगल की सबसे बड़ी यूनिट रेवोल्यूशन है, सेकंड नंबर पे रेडियन आती है, देन डिग्री है। इसको हम लोगों ने किसका नाम दिया था? मिनट का नाम दिया था। और इस डबल लाइन को हम लोगों ने नाम किसका? सेकंड का नाम दिया था। और ये मैंने आपको बता दिए थे कि ये मिनट और सेकंड जो क्लॉक के मिनट और सेकंड है, क्लॉक पे पता ना टिक टिक टिक, एक टिक को एक सेकंड कहते हैं, ये मिनट और सेकंड उस क्लॉक के मिनट और सेकंड से डिफरेंट हैं। ये बेसिकली एंगल की ही यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये सारी प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल मीन जो 2 डायमेंशन में बनता है। रेवोल्यूशन में भी हम लोगों ने देखा है ना कि 1 रेवोल्यूशन में अगर मैं आपसे पूछूं कितने रेडियन होते हैं, तो 2 पाई रेडियन होते हैं ना। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। इसका मतलब कि रेवोल्यूशन बड़ी यूनिट है किससे? रेडियन से। अब रेडियन डिग्री से क्यों बड़ी है? तभी आप लोगों ने क्या प्रूव किया था कि जो 1 रेडियन था वो किसके इक्वल था? 57.3 डिग्री। यानी एक रेडियन जो होगा वो तकरीबन 57 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब कि डिग्री छोटी यूनिट है, 57 डिग्री इकट्ठे होंगे तो एक रेडियन बनेगा। तो रेडियन बड़ी यूनिट है देन किससे? डिग्री से। इन बातों को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि कुछ बच्चों को भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि सर ये मिनट डिग्री किधर से आ गया। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। इस पे पूरा डिटेल मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में। डिग्री किसे कहते हैं इसको समझाने के लिए इन बच्चों में बस जल्दी से इनको रिवाइज करवाऊंगा, बाकी डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह चैप्टर 5 में देखेंगे। ये मैंने एक कंप्लीट सर्कल बना दी है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इसको 0 भी बोलेंगे और इसको 360 भी कहेंगे। अब 1 डिग्री किसे कहते हैं? वो कहते हैं जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, अगर हम इस सरकमफेरेंस को 360 पार्ट में डिवाइड करें, यानी जो सर्कल का कंप्लीट सरकमफेरेंस है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 360 पार्ट में डिवाइड करें। यानी सरकमफेरेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 360 पार्ट में। तो ये जो इसका एक पार्ट आपके पास बनेगा ना, ये वाला सपोज कर रहा हूँ ना, ये एक पार्ट बना है, देन दिस 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो डिग्री क्या होता है कि जो कंप्लीट सरकमफेरेंस होता है उसके कितने आप छोटे 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 पार्ट्स करें? 360 पार्ट करें। वो जो बिल्कुल छोटा सा पार्ट आपको नज़र आएगा ना, उस पार्ट जो होगा वो जो सर्कल के सेंटर में एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर होगी बात? सर्कल का जो सरकमफेरेंस, पूरा सरकमफेरेंस मीन पूरी लेंथ, कितने हिस्सों में काटें? 360 पार्ट्स में। जो एक छोटा सा पार्ट बनेगा वो पार्ट इधर सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाएगा दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। समझाने के लिए मैंने कह दिया, यूँ समझ लें कि ये 1 डिग्री बनता है, हालांकि इससे बहुत छोटा बनता है 1 डिग्री। अब 1 मिनट क्या चीज़ है? तो मैंने 1 मिनट के बारे में लिखा है कि 1 मिनट हम कैसे निकालेंगे? ये छोटू सा डिग्री बना था। 1 मिनट किसकी इक्वल होता है? 1 डिग्री को भी अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड करें ना, यूँ समझ लो कि ये 1 डिग्री था, इसके छोटे छोटे 60 पार्ट बनाएं। कितने पार्ट बनाएं? इसके 60 पार्ट बनाएं। तो 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होगा वो कितना छोटा होगा? दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। समझने की बात कि 1 मिनट एंगल की कौन सी यूनिट है कि 1 डिग्री को अगर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 60 पार्ट में डिवाइड करें। बात आपको समझ आ रही है ना? 1 डिग्री छोटा सा था, उसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स बनाते जाएं। जो उसका एक जो 60th पार्ट उसका बनेगा, अगर उसको 60 हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं तो जो एक छोटा सा पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये घड़ी वाला मिनट तो नहीं है ना, ये एंगल वाला मिनट है। तो कौन सा फिर ग्रेटर हुआ है? डिग्री बड़ा हुआ किससे? मिनट से। और क्या रिलेशन है? 1 डिग्री इक्वल टू 160, 1 डिग्री बाय 60, यानी 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होगा दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। बहुत छोटी बात होगी। अब सेकंड की बारी है, सेकंड के साथ और जुल्म होगा। वो हम लोग तो मिनट को ढूंढ रहे थे, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, बेचारा बहुत छोटू सा बन रहा था। अब वो कहता है कि अगर आप 1 सेकंड, घड़ी वाला सेकंड है, डिग्री वाला जो मतलब एंगल की यूनिट वाला सेकंड देखना चाह रहे हैं, तो जो 1 मिनट था ना, 1 मिनट क्या था? डिग्री का जो 60वां हिस्सा था वो क्या था? 1 मिनट। उस 1 मिनट का अगर हम 60वां हिस्सा ले लें, अगर सोचो कितना माइन्यूट सा होगा, उसी मिनट को अगर हम 60 हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास जो छोटा सा पार्ट बनेगा, वो छोटा सा पार्ट सेंटर में जो एंगल बनाएगा दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो दोबारा रिवाइज करता हूँ, डिग्री कैसे बनेगा? छोटी छोटी बातें, आप भी तो छोटे छोटे ही हैं ना। तो डिग्री कैसे बनेगा? पूरे सरकमफेरेंस को किससे डिवाइड करो? 360 से। तो जो छोटा सा इतना सा पैच आएगा वो सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा।
फिर आप ये करें कि 1 मिनट बनाने के लिए वो जो 1 डिग्री था उसको 60 हिस्सों में काटें, उसका जो छोटा सा पार्ट सेंटर में एंगल बनाएगा वो 1 मिनट होगा, यानी डिग्री का 60वां हिस्सा। अब डिग्री खुद बहुत छोटा है, अब 1 मिनट बन गया ना ये, तो अब 1 सेकंड बनाना है, सेकंड के ऊपर डबल लाइन लगाते हैं। तो सेकंड बनाने के लिए जो 1 मिनट बनाया हुआ था उसको भी 60 हिस्से करो, तो उसका जो 60वां हिस्सा होगा दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकंड होगा। ये बच्चों आपके लिए के इन्फॉर्मेशन हैं, इनको याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी इंशाल्लाह मेरा बहुत डिटेल लेक्चर इस पर आने वाला है चैप्टर नंबर 5 में। बस हम जो स्टीरेडियन है उसको इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो अभी इस लेक्चर में मैं स्टीरेडियन को डिस्कस नहीं करता। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुका है तो आप लोगों ने मुझे इस MCQ का आंसर करना है। ये बहुत फेमस MCQ है, इन सारों के लिंक रिलेशनशिप मैंने लिख दिए हैं, वो आपको सब याद होने चाहिए। MCQ बच्चे कुछ यूँ है, और इसका आंसर जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आप लोगों ने लेक्चर सुन के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करना है। अगर आपका आंसर ठीक हुआ इसका मतलब है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुका हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसे कहते हैं? हाफ सर्कल को, इतना सर्कल, यानी जो इतना सर्कल होता है सेमी सर्कल, इसको हाफ सर्कल को कहते हैं। तो आपने बताना है प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज पाई रेडियन, 3.14 रेडियन, 180 डिग्री बोथ एंड बी ऑल। इसका आप लोगों ने मुझे आंसर सेंड करना है। अब मैं दोबारा MCQ एक और बना रहा हूँ, उस MCQ में ये चेंजेस कर रहा हूँ। SI एक MCQ ख़त्म हो गया, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज। तो अब आप लोगों ने प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल बताना है इन किस यूनिट्स में? इन SI यूनिट्स ऑफ, इन सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स में आप लोगों ने बताना है कि सेमी सर्कल में एंगल कितना होगा। तो ये दूसरा MCQ है। तो 2 डिफरेंट MCQ हैं, एक प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल पूछा हुआ है और एक प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल किस में पूछा हुआ है? SI यूनिट्स में पूछा हुआ है। तो इन दोनों के आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करने हैं, मैं आपका वेट करूंगा। आज की आखिरी बात वो ये है कि जो एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल थीटा है इसको हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। जिस तरह भी मैं इसको इधर जाते हुए मेजर कर रहा था, तो एंगल थीटा को 2 तरह से मेजर किया जा सकता है। एक इसकी मेजरमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक इसकी मेजरमेंट होती है क्लॉकवाइज। याद रखना है कि ये कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन ये है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल का साइन आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है। अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उसका साइन आप लोगों ने नेगेटिव लेना है। ये बच्चों आप लोगों ने कन्वेंशन याद रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट में एंगल का साइन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मेजरमेंट में एंगल का साइन नेगेटिव। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।